आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे गरीबी पर। हम देखेंगे कि गरीबी को निर्धारित कैसे किया जाता है, गरीबी क्या है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस गरीबी से निपटने के लिए क्या क्या काम कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। हम एमपीपीएससी मेंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या प्रवृत्ति है, यानी कि उसका क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड पहले चल रहा था और कैसे कैसे हमने उसको डेवलप किया और प्रेजेंट यानी वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, समावेशी विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, इसको भी हमने जाना था। चलिए तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गरीबी पर। गरीबी अपने आप में एक पूरा अभिशाप है, चाहे वो किसी परिवार के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए हो या किसी देश में हो। गरीबी की अगर मैं बात करूं तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग जो है वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकता हैं उनको पूरा करने में असमर्थ होता है। इन मूलभूत आवश्यकता में आ जाता है आपका भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं हैं वो सारी इसमें सम्मिलित होती हैं। देखिए, गरीबी की अगर मैं बात करूं तो गरीबी जनरली तुलनात्मक होती है। जैसे कि मान लीजिए आप कार से चलते हैं और मेरे पास बाइक है, तो आपकी तुलना में मैं गरीब हो गया। या कोई व्यक्ति है जिसके पास मान लीजिए कार तो है लेकिन वो सस्ती वाली कार है, और कोई दूसरा व्यक्ति है उसके पास और महंगी वाली कार है, तो उसकी तुलना में वो गरीब हो गया। तो ये एक तुलना होती है। लेकिन गरीबी को परिभाषित रूप से अगर देखा जाए या वास्तविक रूप से देखा जाए तो गरीबी क्या होती है? गरीबी ऐसी स्थिति होती है कि जब अपना कोई व्यक्ति या कोई परिवार जो उसकी एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान, जब वो भी अपना पूरी नहीं कर पाए या उसको भी ठीक से पूरा ना कर पाए तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाती है गरीबी। और समझते हैं गरीबी की अगर मैं बात करूं तो ये मूलतः एक ऐसे वंचित वर्ग से है या एक ऐसे वंचित जिसमें जो समाज का एक बड़ा भाग होता है वो वंचन यानी कि निर्धनता से पीड़ित होता है, जहाँ पर जीवन को निर्वाह करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, जो रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसे भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? गरीबी। आगे समझ में। अब हम देखते हैं जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, उन्होंने अपने अपने हिसाब से गरीबी को निर्धारित करने के लिए, गरीबी को परिभाषित करने के लिए अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। आइए देखते हैं हम थोड़ा सा। योजना आयोग की अगर बात करूं तो योजना आयोग ने क्या कहा था? योजना आयोग ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है कि योजना आयोग का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है वो 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और जो व्यक्ति शहर में रहता है वो जो 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम भोजन प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाएगा? गरीबी रेखा के नीचे। मतलब कि अगर वो इतना ही भोजन प्राप्त कर पाता है या उतना ही खाद्य सामग्री या खाने पीने की चीज़ ले पाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2400 कैलोरी हो, या फिर 2400 कैलोरी हो किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी हो कहाँ पर? शहरी क्षेत्र में, तो क्या कहलाएगा? गरीबी रेखा के नीचे कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गरीबी के प्रकारों पर। अगर गरीबी के प्रकार की हम बात करें तो गरीबी दो प्रकार से होती है, दो प्रकार होते हैं इसके। एक होती है सापेक्षित और दूसरी होती है निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी की बात करूं तो समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप कार से चल रहे हैं और मैं बाइक से चल रहा हूं, तो आपकी तुलना में मैं क्या हो गया? गरीब हो गया। फिर है
निरपेक्ष, निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष इस स्थिति में जो मनुष्य होता है, जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकता होती है, एक न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं जो होती है, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, यानी कि आपका भोजन हो गया, पेयजल हो गया, स्वच्छता संबंधी सुविधाएं हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इसका भी अभाव होता है, इसको भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी। आगे समझ में। अब देखते हैं गरीबी के कारण। गरीबी के कारणों की अगर मैं बात करूं तो गरीबी के कई कारण हैं। चलिए इनको समझते हैं। पहला है गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, तो गरीबी की वजह से उसको क्या नहीं मिल पाएगी? अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। जो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो अपने आप का वो विकास नहीं कर पाएगा। जब अपने आप का विकास ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? जब विकास नहीं होगा तो फिर वो गरीबी में ही रहेगा। तो ये जो चक्र चला आता है, तो यही क्या कहलाता है? गरीबी का दुष्चक्र। आगे चल के हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। माफ कीजिएगा। फिर है आय की विषमता। जैसे कि हमने पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जो आय है उसमें काफ़ी विषमताएं पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा कमा रहा है कि उसके पास खर्च करने के लिए जगह नहीं है, तो वो आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि भाई करोड़ों रुपए के तो सिर्फ वो शूज़ पहनता है, या करोड़ों रुपए उसने सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से किसी काम के लिए खर्चा कर दिया। वहीं एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में जीवन जी रहा है जहाँ पर उसको क्या है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं अपने लिए जुटा पा रहा है। तो ऐसी आय की विषमताएं हमारे देश में पाई जाती है। दूसरा है सामाजिक सेवाओं तक पहुंच का अभाव। सामाजिक सेवाएं की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए राशन की दुकानों की हमने बात की थी जब हम पीडीएस को पढ़ रहे थे, तो ये क्या है? सामाजिक सेवाएं हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, आप निर्धन हैं, तो सरकार के द्वारा राशन की दुकान के माध्यम से आपको क्या दिया जा रहा है? आपको सस्ते दामों पर अनाज और खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति है, जो लाभार्थी है, जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, या फिर वो सुविधाएं उस तक पहुँच नहीं पा रही है, उसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, या उसके पास अगर राशन कार्ड भी है तो जिस क्षेत्र में वो रहता है वहाँ पर कोई राशन की दुकान ही नहीं है। अब राशन की मान लीजिए दुकान हो गई है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से हो क्या रहा है कि पर्याप्त राशन उस दुकान पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से भी जो हमारा देश है, जो हमारे देश में जो गरीबी है, वो इसका एक कारण है। फिर है अशिक्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो सबसे पहले वो किस पे ध्यान देगा? अपनी भूख मिटाने पे ध्यान देगा। अब वो अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में खर्च कर देता है? वो अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन सामग्री खरीदने पर। जब वो भोजन सामग्री पर ही सारा पैसा खर्चा कर देगा तो वो कहाँ से सोचेगा कि मुझे शिक्षा प्राप्त करना है या अच्छा स्वास्थ्य देखना है? उसके उन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा ही नहीं। और जब वो अशिक्षित रहेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, तो उसका विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो फिर वो गरीब का गरीब ही बना रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बेरोज़गारी। बेरोज़गारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी, अगर आप व्यक्ति के पास रोज़गार ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, तो जाहिर तौर पर वो गरीब बना रहेगा। फिर है निम्न प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? हमने इसको डिटेल में समझा था, अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर ये नीचे चलती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी तो क्या होगा? तो हमारे देश में अगर प्रति व्यक्ति आय नीचे गिर रही है, यानी कि जो व्यक्ति की आय आ रही है, एक एवरेज जो आय आ रही है वो नीचे गिर रही है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब वो गरीब हैं। फिर है जनसंख्या वृद्धि। माफ कीजिएगा। लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसका दबाव किस पे पड़ रहा है? जिसका दबाव पड़ रहा है हमारे देश के संसाधनों पर। मान लीजिए देश के अंदर जैसे 100 नौकरियां हैं, अब 100 नौकरियां हैं, लेकिन नौकरी प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन आ रहे हैं? आपने देखा होगा लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं, यानी कि लाखों लोग बेरोज़गार हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के रूप में लोग बेरोज़गार हैं। अब इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, इसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर है पूंजी का अभाव। देश में पूंजी का अभाव है। हमारा देश उतना डेवलप नहीं हुआ है जैसा विकास
विकसित देशों के बराबर हम डेवलप नहीं हो पाए हैं। और पूंजी का अभाव का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं होता है, जैसे कि कोई नया उद्योग स्थापित नहीं होते हैं, कोई नए नई चीज़ें नहीं बनती है। तो ये जो पूंजी का अभाव है, ये पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए सरकार हालांकि कई सारे कदम उठा रही है। विदेशी जो निवेश है उसको लेके आ रही है, पूंजी उपलब्ध करा रही है जो उद्योगपति हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो नए उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं। अगला देखते हैं अल्प विकास। अगर मैं बात करूं, देश में हमने काफ़ी डेवलपमेंट तो कर लिया है, काफ़ी विकास कर लिया है, लेकिन ये विकास उस पर्याप्त रूप से नहीं किया है जिस पर्याप्त रूप से होना चाहिए। हमने देखा भारत में हमने कई सारी विकास नीतियों को अपनाया, लेकिन इन विकास नीतियों में कई सारी दोषपूर्ण विकास नीतियाँ थी, कुछ दोष थे जिनकी वजह से हमें या भारत को जो विकास प्राप्त होना था वो विकास प्राप्त नहीं हो पाया, जो एक गरीबी का कारण बना। अगला देखते हैं सार्वजनिक प्रणाली की असफलता। सार्वजनिक प्रणाली यानी कि जैसे हमने राशन की दुकान देखा था, और भी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए या वंचितों के लिए कई सारे योजनाएं लाई जाती है, कई सारे काम किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मनरेगा हो गया, आपका अंत्योदय योजनाएं हो गई, लेकिन ये जो सार्वजनिक प्रणालियां हैं उस प्रकार से सफल नहीं हो पाती है, 100% सफल नहीं हो पाती है। ये कहीं ना कहीं असफल हो जाती हैं, जो गरीबी के कारण बनती हैं। अगला देखते हैं। अगला कई सारे ऐसे सामाजिक कारण हैं देश के अंदर, जैसे कि आपकी अज्ञानता हो गया, बाध्यता हो गया, रूढ़िवादिता हो गया, भाग्यवादिता हो गया, अंधविश्वास हो गया, जिनकी वजह से जो गरीब तबका है या गरीब जो लोग हैं वो अपनी गरीबी के चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। इस वजह से जो गरीब है वो गरीब ही बना रहता है, वो अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर उससे बाहर नहीं आ पाता है। अगला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, उसको हम देखते हैं। गरीबी के दुष्चक्र की बात करूँ तो ये एक अनेक प्रकार की शक्तियों का एक चक्रीय समूह है, जिसमें जो ये शक्तियां हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक गरीब देश की अगर मैं बात करूं तो एक गरीब देश की जो आय होती है वो कम होती है। जब आय कम होगी तो उसकी जो बचत होगी वो भी कम होगी, वो भी न्यून होगी। जब बचत कम होगी तो वो जो विनिवेश करेगा देश अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए या अपनी देश के लोगों को आगे ले जाने के लिए जो निवेश करेगा वो भी कम करेगा, क्योंकि इस देश की बचत कम है। जब निवेश कम करेगा तो जाहिर सी बात है जो उत्पादक होगा, जो चीज़ें प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगी वो भी कम होगी। जब ये उत्पादन कम होगा तो जाहिर सी बात है आय कम होगी, और ये जो पूरा सर्किल है ये एक प्रकार से चलता रहता है। इसको थोड़ा सा अपन और समझते हैं। जिससे मान लीजिए कोई एक देश है, यहाँ पर हम एक देश लेके चलते हैं। कोई एक देश है जिसका आर्थिक विकास जो है, जिसकी आर्थिक विकास दर जो है वो कैसी है, न्यून है। वो उसका आर्थिक विकास कम हो रहा है या धीमा हो रहा है या मध्यम है। तो अगर उसका आर्थिक विकास धीमा होगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो आय है यानी कि उसको जो आय प्राप्त होगी वो कैसी होगी, निम्न आय प्राप्त होगी, कम आय प्राप्त होगी। जब कम आय प्राप्त होगी तो क्या होगा, उसकी जो बचत है वो भी कम होगी। जैसे कि देखिए, बचत का यहाँ मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है। अब वो व्यक्ति गरीब है तो वो दिन का कमा रहा है 100 रुपये। अब दिन का 100 रुपये कमाता है तो वो क्या बचत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो 100 रुपये का क्या करेगा, खाना खा लेगा, दूसरे दिन फिर मेहनत करेगा, फिर 100 रुपये कमाएगा और उसका खाना खा लेगा। तो ये बचत वाला सिस्टम तो यहाँ पे रह ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी जो एक महीने की जो आय है वो मान लीजिए है करीब 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये में वो क्या करेगा, 25,000 रुपये में करीब 10-12 हज़ार रुपये वो आय अपना भोजन पे खर्चा कर लेगा। एक महीने की बात बता रहा हूँ। 10-12 हज़ार रुपये उसने अपने भोजन में खर्चा कर लिया। उसके बाद मान लीजिए 10,000 रुपये उसने अपनी अन्य आवश्यकताएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा या मनोरंजन इसमें खर्च कर लिया। उसके बाद भी उसके पास 5,000 रुपये बच गए। तो 5,000 रुपये वो क्या करेगा, बचत के रूप में सेव करेगा। अब ये जो बचत के रूप में सेव करेगा, फिर इस बचत को क्या करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से देश में भी होता है। देश की जब आय निम्न है तो उसकी जो बचत होगी वो भी निम्न होगी, या कभी कभी तो होता है कि जो बचत होती है वो शून्य स्तर पर पहुंच जाती है। तो सरकार को क्या लेना पड़ता है, सरकार को या उस देश को दूसरे देशों से लोन या अनुदान इस तरह से चीज़ें प्राप्त होती है।
अब उस देश की जब बचत निम्न है, उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा है या कम पैसा बच रहा है, तो वो निवेश या विनिर्माण या विनियोग के लिए पैसा लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। और लगाएगा भी तो कैसा लगाएगा? निम्न लगाएगा, कम पैसा लगा पाएगा। वो कम से कम उस देश में स्कूल खुलेंगे, कम से कम हॉस्पिटल्स खुलेंगे, कम से कम वहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी। जब ये स्कूल ही कम है तो क्या हो जाएगा? शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। फैक्ट्रीज़ या उद्योग कम स्थापित होंगे तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जब लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा तो उस देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बेरोज़गार हो जाएगी और वो गरीबी के चक्कर में चले जाएगी। अब जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है आपका, या प्रोडक्शन निम्न हो रहा है या उत्पादन निम्न हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस देश का जो आर्थिक विकास है वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। अब फिर ये चक्र जो है ये इसी प्रकार से ऐसा गोल गोल घूमता रहता है। यही क्या कहलाता है? गरीबी का दुष्चक्र। तो इस प्रकार से हमने देखा, अगर ये एक दुष्चक्र में फंस जाएगा तो उस देश का जो विकास दर है या उस देश की जो वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी, यानी कि यहाँ पर वृद्धि उसकी निम्न हो जाएगी। अब और देखते हैं, किसी व्यक्ति की बात करूं या किसी परिवार की बात करूं या किसी वंचित समाज की बात करूं, अगर उस समाज की या उस व्यक्ति की, हम एक व्यक्ति को लेकर चलते हैं, मान लीजिए उस व्यक्ति की जो आय है, उस व्यक्ति की आय कैसी है? वो निम्न है, वो कम पैसा कमाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए वो 100 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। अब वो 100 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है तो उससे सबसे पहली नीड क्या होती है? सबसे पहली नीड होती है भूख। तो सबसे पहले वो अपने लिए क्या करेगा? उस 100 रुपये से भोजन खरीदेगा। उसके बाद वो जो दूसरी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपका कपड़ा, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे खर्चा करेगा। अब जब उसके पास पैसा ही कमा रहा है, तो जब वो उसके पास पैसा कमा रहा है, कम से कम किस पर खर्चा करेगा? कम से कम खर्चा करेगा शिक्षा पर, कम से कम खर्चा करेगा स्वास्थ्य पर। अगर जैसे मान लीजिए उसको कोई शिक्षा प्राप्त करनी है या स्कूल जाना है या कोई भी एजुकेशन लेना है, लेकिन अगर वो महंगा है तो वो या तो उसको छोड़ देगा, ठीक। और उसी तरह से स्वास्थ्य की इससे संबंधित चीज़ें हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब होते हैं, इस स्थिति में होते हैं कि वो हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं? अपने आप को उसी स्थिति में बनाए रखते हैं या अपना इलाज ही नहीं करवाते। ऐसी कई सारी घटनाएं आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो जब आय निम्न होगी तो वो अपने शिक्षा पर, अपने स्वास्थ्य पर क्या करेगा? निम्न खर्चा करेगा। जब उसका शिक्षा अच्छी नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो वो मानव से मानव संसाधन के रूप में भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब किसी व्यक्ति को हम कोई हुनर दे देते हैं, जब किसी व्यक्ति को हम कोई किसी काम के काबिल बना देते हैं, तो मानव से मानव संसाधन बन जाता है। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी उदाहरण दिया था, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? मोटर मैकेनिक या गाड़ी सुधारने का वो काम सीख लेता है पैसा खर्च करके। तो उसने एक शिक्षा प्राप्त कर ली काय की, गाड़ी सुधारने की। अब वो गाड़ी सुधारने की जब उसको शिक्षा प्राप्त हो गई तो क्या कर सकता है? वो कहीं पे भी जाके गाड़ी सुधारने का काम कर सकता है, या खुद का कोई गैराज खोल सकता है, या कहीं कोई अपनी दुकान खोल सकता है। तो क्या हो गया? एक उसके अंदर एक स्किल्ड आ गया, एक कौशल आ गया। तो अगर उस पर वो खर्चा नहीं करेगा, वो काम सीखने पे खर्चा नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो मानव से मानव संसाधन नहीं बन पाएगा, कौशल उसका विकास नहीं हो पाएगा। जब कौशल विकास नहीं हो पाएगा, उसकी उत्पादकता क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए पहले अगर वो मजदूरी करता था और मजदूरी करके 100 रुपये प्रतिदिन कमाता था, अगर उसने मान लीजिए पैसा खर्च करके कहीं से उसने गाड़ी मैकेनिक का काम सीख लिया, गाड़ी सुधारना सीख लिया, अब वो मज़दूर से किस कैटेगरी में आ गया? मैकेनिक वाली कैटेगरी में आ गया। लेकिन उसने उस चीज़ में खर्चा नहीं किया। उसके पास जितना 100 रुपये था, उसने पूरा 100 रुपये अपने भोजन पे या अपने स्वास्थ्य पे, उस पर खर्च कर दिया, शिक्षा पे खर्चा नहीं किया। तो वो मानव से मानव संसाधन नहीं बन पाया। जब उसका मानव संसाधन में परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया, शिक्षित नहीं कर पाया, तो क्या होगा? उसकी उत्पादकता क्या बढ़ पाएगी? उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ पाएगी। वो पहले भी मजदूर था और फिर आगे चल के भी मजदूर ही रहेगा। यानी यहाँ पर उत्पादकता क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। अब जब उत्पादकता निम्न हो जाएगी तो फिर उसकी आय क्या होगी?
आय भी निम्न ही रहेगी और फिर ये जो पूरा सर्किल है ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का या उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। आगे समझ में मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होगी कि गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गरीबी रेखा का निर्धारण। आपने देखा होगा कि गरीबी रेखा यानी बीपीएल आपने सुना होगा, तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, किस व्यक्ति को आप गरीब मानेंगे या किस व्यक्ति को आप गरीब नहीं मानेंगे, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। गरीबी रेखा के निर्धारण की अगर मैं बात करूं तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है जिसको एनएसएस कहते हैं, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनएसएस क्या करता है, विभिन्न प्रकार के विभागों से, मंत्रालयों से, सर्वे के माध्यम से ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करता है और ये आंकड़े क्या करता है, जो संस्थान होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो समितियां बनती हैं या जो आयोग होते हैं, उनको ये आंकड़े देता है, जहाँ पर जो विशेषज्ञ होते हैं इन आंकड़ों को कैलकुलेट करके वो निकालते हैं कि भाई गरीबी हम किसको कहेंगे या कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि देश की आवश्यकता क्या है या कितने लोगों के पास घर है और कितने लोगों के पास घर नहीं है। तो उसके लिए ये क्या करेंगे, इन आंकड़ों को कैलकुलेट करेंगे, इन आंकड़ों को जांचेंगे और फिर वो बताएंगे कि भाई हाँ इस प्रकार के लोग हैं, जो इतने प्रतिशत लोग हैं उनके पास घर है और इतने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उन्हें घर की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये सारा काम चलता है। एनएसएसओ क्या करता है, एनएसएसओ ये आंकड़े उपलब्ध कराता है। अब गरीबी रेखा निर्धारण के लिए जो पहली एक महत्वपूर्ण समिति बनी थी वो थी नीलकांत दांडेकर और बीएम रथ समिति। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, नीलकांत दांडेकर है, ये मिल्तकांत हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा या आपको पीडीएफ जो दी जाएगी उसमें ये सही हो जाएगा। इस समिति की बात करूं तो ये समिति सन 1971 में बनी थी और ये पहली समिति थी जिसने वैज्ञानिक आधार पर ये जो गरीबी रेखा होती है उसका निर्धारण किया था। अब इसने कैसे निर्धारित किया, इसने निर्धारित किया कि कोई व्यक्ति जो 250 कैलोरी का भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हो वो क्या कहलाएगा, वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। यानी कि कोई भी परिवार जो भोजन प्राप्त करता है उसमें अगर 250 कैलोरी से कम वो प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे हो जाएगा। ये ग्राम और शहर दोनों के लिए एक ही मानदंड निर्धारित किए गए थे। फिर अगला चलते हैं, अगली है वी के अलग समिति। ये बनी थी वर्ष 1979 में। इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया कि ग्राम और शहरी क्षेत्र जो है उसको अलग अलग निर्धारित किया। ग्राम के लिए इन्होंने 2400 कैलोरी भोजन को निर्धारित किया कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। वहीं शहरी क्षेत्र में 2100 भोजन कैलोरी को निर्धारित किया गया कि अगर कोई 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करता है शहरी क्षेत्र में तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। उसके बाद एक और समिति आई, वो आई लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति आई थी 1989 में। इस समिति ने क्या किया कि राज्यों के जो मूल्य स्तर हैं उसके आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा बनाई। यानी इन्होंने राज्यवार अलग अलग निर्धनता रेखा बनाई कि भाई इस राज्य में ये व्यक्ति निर्धन कहलाएगा या उस राज्य में ये व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। मध्य प्रदेश में इतनी कैलोरी या इतने आय वाले लोग निर्धन कहलाएंगे, दिल्ली में इतनी आय वाले और इतने लोग निर्धन कहलाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग टाइप से हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनकी बात करूँ तो ये विकसित राज्यों में आते हैं। वहीं अगर मैं बिहार की बात करूं, झारखंड की बात करूं, उड़ीसा की बात करूं तो ये अल्प विकसित या पिछड़े राज्यों में आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग जो है गरीबी रेखा को निर्धारित किया। चलिए फिर आई सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी वर्ष 2004 में। 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने क्या किया, जो परंपरागत रूप से हम जो अपना रहे थे कि भाई इतनी कैलोरी में को हम गरीबी रेखा का आधार मानेंगे, तो इसको छोड़ के इन्होंने एक नए रूप को अपनाया। इन्होंने अपनाया कि
कौन व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, उस आधार पर हम गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में रहती है और इसको थोड़ा सा अलग इम्पोर्टेंट दिया जाता है सिलेबस में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्धारित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करने में अक्षम है ग्रामीण क्षेत्र में, और वहीं शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 33 रुपये प्रतिदिन खर्च करने में अक्षम है, तो ये क्या होगा, ये गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह खर्च करने में असक्षम है, और वहीं शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह खर्च करने में अक्षम है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। अब हम चलते हैं, एक और समिति महत्वपूर्ण समिति है, ये है सी रंगराजन समिति। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष 2014 में आई थी। इन्होंने भी जो खर्च होता है उसको ही आधार माना, और एमपीपीएससी 2017 में सी रंगराजन समिति के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इस समिति की अध्यक्षता सी रंगराजन ने की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी तेंदुलकर समिति की तरह जो खर्च होता है उसको ही आधार माना, लेकिन उन्हें खर्च क्या आधार माना, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति माह खर्च करने में अक्षम है, वो इतना खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति। अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं तो विश्व बैंक के हिसाब से संपूर्ण विश्व में जितने भी गरीब लोग हैं उसका 1/3 यानी कि 33% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। हालांकि जो सरकार है उनका ये कहना है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो काफ़ी बड़ी है, इस वजह से ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा है कि मतलब हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग गरीब रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ या हम देखें तो 33% यानी कि 10 में से 3 व्यक्ति आपको गरीबी रेखा के नीचे मिलेंगे देश के अंदर, जो एक काफ़ी विकट परिस्थिति है, एक सोचने वाली स्थिति है कि हमारे देश के अंदर इतनी गरीबी क्यों है। वहीं योजना आयोग की अगर मैं बात करूं तो योजना आयोग के हिसाब से भी यही आंकड़ा है। उसने कहा है कि 21.9% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मैं अभी नीति आयोग वगैरह के और जो वर्तमान के जो आंकड़े हैं वो आप हालांकि मैंने कोशिश की थी गूगल में सर्च करने के और नए आंकड़े निकालने के लिए, लेकिन मुझे मिले नहीं। अगर आपको मिलते हैं तो आप यहाँ पर उसको अपडेट कर लीजिएगा जब आप इसके नोट्स बनाएं। चलिए, ये हमने देखा कि गरीबी रेखा का निर्धारण हो गया। अब हम देखते हैं कि जो सरकार है वो गरीबी से लड़ने के लिए या गरीबी को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इन पर एक नज़र मार लेते हैं हम। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आपात आहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको हमने पिछले लेक्चर में जब पीडीएस वगैरह सिस्टम हम पढ़ रहे थे तो इसको डिटेल में समझा था, मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, फिर है आपकी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आना चाहिए था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, रर्बन मतलब कि रूरल और प्लस अर्बन को मिला के ये रर्बन मिशन बना था, जिसमें रूरल भी डेवलपमेंट हम देखेंगे और अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों के मिशन, दोनों के विकास को इसमें शामिल किया गया था। फिर है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको भी हमने जब हमारा बैंकिंग सेक्टर देख रहे थे तो उसको डिटेल में समझा था जन धन योजना को। तो चलिए, ये थे सारे ऐसे विकास कार्यक्रम या वो प्रयास जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे थे गरीबी से निपटने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं या चलाए जा रहे हैं गरीबी से निपटने के लिए, गरीबी का निवारण करने के लिए। तो पहला है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, पंकज कार्यक्रम,
समवंती ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दीनदयाल रोजगार योजना, फिर है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, टांट्या भील स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। तो ये थी वो सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इन सारी योजनाओं को आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। हमारा जो करंट वाला वीडियोस आता है उसमें आपको सारी योजनाएं जो न्यूज़ में होती हैं उनके बारे में मैं जैसे जैसे न्यूज़ आती है उसके हिसाब से हम उसको डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानकारी मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन आपको डिटेल में जाके एक एक योजना को नहीं सुनना है, नहीं उसके बारे में डिटेल निकालनी है। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगी उसके लिए मैं आपको अलग से एक योजनाओं का पूरा एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें सारी हम योजनाओं को डिस्कस करेंगे और उसको पूरा अलग अलग हिसाब से डिस्कस करेंगे कि भाई गरीब कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना है, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी योजना है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजना है, स्वास्थ्य संबंधी कौन सी योजना है, शिक्षा संबंधी कौन सी योजना है। उनको पूरा हम अलग अलग करके एक एक करके डिस्कस करेंगे और बाकायदा उसको पैरेलल मतलब हम लेके चलेंगे कि एक तरफ हम जो केंद्र सरकार वाली योजनाएं हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उसी क्षेत्र में जैसे मान लीजिए शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा के लिए केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं लेके आ रही हैं, कौन कौन से कार्यक्रमों के आधार पर काम कर रही है और उसी के पैरेलल हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश शासन है, मध्य प्रदेश सरकार है, वो शिक्षा के लिए क्या क्या काम कर रही है, शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएँ लेके आई हैं और शिक्षा के लिए कौन कौन से वो कार्यक्रमों पर काम कर रही है। तो आप घबराइएगा नहीं, आगे आगे जैसे जैसे अपना लेक्चर बढ़ेगा तो हम सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। हमने सिर्फ आप यहाँ पर एक ओवरव्यू देखा कि ये कार्यक्रम चल रहे हैं। चलिए अब है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के प्रभाव से संबंधित वर्ष 2014 में एमपीपीएससी का एक मेंस में क्वेश्चन आया था। तो चलिए आइए हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के प्रभाव को। ग्रामीण क्षेत्र में अगर गरीबी की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र अपने आप में एक अभिशाप है, लेकिन जब ये ग्रामीण क्षेत्र में चली जाती है, गरीबी जब ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो ये एक बहुत ही भयंकर स्थिति या एक बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। सबसे पहला जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी क्षेत्र माफ़ कीजिएगा जो गरीबों पर प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है भुखमरी। भुखमरी का जैसे अर्थ है या शाब्दिक अर्थ हम देखें तो भुखमरी का मतलब होता है भूख से मौत। ग्रामीण क्षेत्रों में अंशतः जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं, छोटे किसान होते हैं और या फिर वो क्या कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। ये जो छोटे किसान होते हैं, ये जो मजदूर वर्ग होता है, ये इनकी स्थिति कैसी होती है, रोज़ कमाने खाने वाली होती है। अगर किसी कारणवश इनका रोज़गार छिन जाए या किसी कारणवश उनको उस दिन का रोज़गार ना मिल पाए तो उनके सामने भूख या भुखमरी वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो अपना उस दिन पेट नहीं भर पाते हैं, उस दिन उन्हें भूखे सोना पड़ता है। उसके अलावा अगर इनको आय जो भी प्राप्त होती है वो इतनी निम्न प्राप्त होती है जिससे वो अपने लिए भोजन तो प्राप्त कर पाते हैं लेकिन जो भोजन का स्तर होता है वो बहुत कम होता है, पर्याप्त या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है या फिर उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए आवश्यक हैं वो पौष्टिक तत्व, वो विटामिन वो उनको नहीं मिल पाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है शिक्षा का स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी होती है वो शिक्षा को प्रभावित करती है। वैसे ही भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति को कोई सरकारी स्कूल में दाखिला मिल भी जाता है तो उस स्कूल तक आना जाना या वहाँ तक शिक्षा संबंधी सामग्री को खरीदना या उसे प्राप्त करना वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा माफ़ कीजिएगा वो भी उसके लिए एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार जो शिक्षा होती है उसको जो ग्रामीण गरीबी होती है वो बहुत हद तक प्रभावित करती है। उसके बाद है बेरोज़गारी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है, विशेषकर ऐसी बेरोज़गारी जो छुपी हुई बेरोज़गारी है। अवसरों ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोज़गार है उसके पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन होता है वो इस
बेरोज़गारी का उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है या एक बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए, छुपी हुई बेरोज़गारी की अगर मैं बात करूँ तो आगे चल के, हालांकि हम बेरोज़गारी के चैप्टर में इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ छुपी हुई बेरोज़गारी क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी दुकान है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा एक छोटी सी गुमठी या छोटी सी घर पे ही एक छोटी सी दुकान बना ली जाती है, उसमें सारे सामान उपलब्ध होता है, लेकिन अब उस दुकान पर सभी लोग काम कर रहे हैं। मतलब पिताजी भी उसी में काम कर रहे हैं, भैया भी उसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी काम में हैं, काम उसी दुकान पे काम कर रहे हैं, सब एक ही दुकान पे बैठते हैं, लेकिन उस दुकान से उतनी पर्याप्त आय नहीं हो पा रही है। तो क्या है, सब आप एक रोज़गार करते हुए दिखाई तो देंगे, लेकिन क्या है, एक रूप से वो छुपे हुए हैं। मतलब उनके अंदर वो पर्याप्त मात्रा में उस उद्योग से या उस दुकान से पर्याप्त मात्रा में उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है जितने लोग उसमें लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से छुपी हुई बेरोज़गारी कहलाती है। या फिर एक और छोटा सा उदाहरण दे दें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर होता है कि एक छोटा सा खेत होता है, उस छोटे से खेत में क्या है कि पूरा परिवार काम कर रहा है, लेकिन उस छोटे से खेत से उतनी उपज प्राप्त नहीं हो पा रही है, उतना अन्न, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे उस क्षेत्र में या उस खेत में काम करने वाले जो सभी लोग हैं उन सभी को फ़ायदा पहुँचे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आवास की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, ख़ासतौर से हमारे भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कच्चे होते हैं, और गरीबी के कारण जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने लिए एक पक्का आवास नहीं बना पाते हैं। ये जो कच्चे आवास होते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं, मौसम के हिसाब से, कभी तेज़ बारिश की वजह से या किसी और कारणों से ये कभी टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, लेकिन गरीबी के कारण वो अपने मकान को रिपेयर भी नहीं करवा पाते हैं। आपने कई इस प्रकार की घटनाएं सुनी होंगी कि भाई दीवार ढहने से उसमें जो लोग हैं वो दब के मर गए या उन घायल हो गए। तो क्या होता है, ये जो कच्चे मकान वगैरह होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। मान लीजिए तेज़ बारिश हो गई या कोई तेज़ आंधी तूफ़ान आ गया, तो उस वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये टूट फूट जाते हैं। लेकिन गरीबी की वजह से, निर्धनता की वजह से जो ग्रामवासी होते हैं वो अपने इस मकान को रिपेयर नहीं करवा पाते। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पोषण व आहार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास पैसा कम आ रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना पेट भरेगा। अब पेट वो कैसा भरेगा, वो ऐसा भोजन खरीदेगा जिससे में कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन आ जाए। वो ये नहीं देखेगा कि कौन सी चीज़ उसके लिए पौष्टिक तत्व है या उसमें कितना प्रोटीन है। वो सिर्फ ये देखेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ जिससे मेरा पेट भर जाए। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, ऐसी स्थिति में जो गरीब होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व हैं, जो विटामिन होने चाहिए, जो प्रोटीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो उनको आवश्यक है वो नहीं मिल पाती है। इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर कई प्रकार की बीमारियाँ, ख़ासतौर से महिलाओं में, छोटे बच्चों में वो देखने को मिलती है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके साथ और विकट स्थिति हो जाती है। गर्भ के बाद मृत बच्चे को जन्म देना या बच्चे का जन्म होने के बाद उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाना, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसे हम शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कहते हैं। कई बार महिलाओं को डिलीवरी के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है कि माताओं की मृत्यु हो जाती है, और कई बार जो शिशु जन्म लेते हैं वो कुछ समय बाद मृत्यु हो जाते हैं। तो ये जो मातृ मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो मातृ मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, ख़ासतौर से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर गरीबी का प्रकोप है, वहाँ पर ये काफ़ी देखने को मिलती है। अगला है बाल श्रम। बाल श्रम की अगर मैं बात करूँ तो जब कोई परिवार गरीबी की स्थिति में होता है तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे बच्चों जो होते हैं उनके छोटी छोटी उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में ठीक से उनका विकास भी नहीं हो पाता या ठीक से वो बड़े भी नहीं हो पाते हैं। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई ईंट के भट्टों में काम कर रहा है, या कहीं छोटा मोटा जो भी काम मिल जाता है वो करने लगते हैं। तो जो बाल श्रम वाली समस्या है वो ऐसे क्षेत्रों में, गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं सामाजिक तनाव की। सामाजिक तनाव की अगर मैं बात करूं तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रकोप होता है, किसी व्यक्ति को अपने लिए पर्याप्त भोजन भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति होता है या वो समाज होता है या वो वर्ग होता है
तो वो क्या होता है, एक सामाजिक तनाव की स्थिति में आ जाता है। उसे लगता है कि भाई अब ठीक है, चलो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है या जीवन कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, ऐसी स्थिति में वो नशे का या अनुचित तरीकों का सहारा लेता है। उग्रता और हिंसा के अंदर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, या आपने सुना होगा कि भाई 10 रुपये 50 रुपये या छोटे छोटे अमाउंट के लिए आपस में झगड़ा हो गया और मतलब हत्या तक हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ बनती है। फिर उसके अलावा जो गरीब और धनवान के बीच में जो खाई है हमारे देश में, आपने देखा होगा कि जो या इनके बीच में जो विषमता है वो एक काफ़ी बड़ी है। जो धनवान व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा धनवान है, और जो गरीब व्यक्ति है वो इतना गरीब है कि उसके पास पर्याप्त भोजन के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या उसके पास पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सामाजिक तनाव वाली जो स्थिति पैदा होती है, तो उसमें जो नक्सलवाद है, जो माओवाद है, इन सारी चीज़ों का जन्म होता है। चलिए, तो ये हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है उसको देखा। चलिए अब हम देखते हैं भुखमरी। भुखमरी रेखा क्या होती है। भुखमरी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन, पोषक तत्व, ऊर्जा अंतर्ग्रह की गंभीर कमी को ही भुखमरी कहते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें पर्याप्त रूप से विटामिन ना मिल पाए, पर्याप्त रूप से जो पोषक तत्व है वो ना मिल पाए, जो एक शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं, मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, भुखमरी कहलाती है। ये जो कुपोषण होता है, जो कुपोषण आपने पता होगा कि पर्याप्त मात्रा पे पोषण तत्व तो नहीं मिल पा रहे, वो कुपोषण होता है। लेकिन जब ये कुपोषण अपने चरम रूप पे चला जाता है तो इसे हम भुखमरी कहते हैं। अधिक समय तक अगर कोई व्यक्ति भुखमरी का शिकार है, उसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, विटामिन नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, जो उसके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके कुछ अंग जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने साइंस वगैरह में या बायो वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि इस विटामिन की कमी से ये रोग हो जाता है, इस प्रोटीन की कमी से ये रोग हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति को वो विटामिन या वो प्रोटीन या वो जो आवश्यक तत्व है, पोषक तत्व है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक सीमा के बाद जो है उसकी कमी से उसको ग्रस्त कर लेंगे, उसको वो रोग हो जाएगा। और अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं हो पाया तो हो सकता है कि उसके कुछ अंग, या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि भुखमरी या इसकी वजह से जो मृत्यु है वो हो जाती है। अगर मैं भुखमरी सूचकांक 2019 की बात करूं तो 117 देशों में भारत का जो स्थान था वो 102 था। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है, कई सारे प्रयास कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक और शब्द है नितांत गरीबी, जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। नितांत गरीबी के संबंध में वर्ष 2016 में MPPSC मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था, ये क्या होता है और इसे दूर करने के उपाय के बारे में बात किया गया था। तो नितांत गरीबी की अगर मैं बात करूं तो ऐसी गरीबी जिसमें भोजन, सुरक्षा सहित जो बुनियादी मानवीय ज़रूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति जब बनती है, जिसमें आपको स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, आश्रय यानी कि आवास या घर नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जानकारी का अभाव है, भुखमरी है, तो ये ऐसी वाली स्थिति जब हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, नितांत गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब ये जो है ये ना केवल आय पर निर्भर करती है बल्कि सेवाओं तक जो पहुँच है उस पर भी निर्भर करती है। यानी कि एक तो व्यक्ति की आय जो है मान लीजिए वो कम है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो सरकार के द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो ये भी नितांत गरीबी यानी कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको बढ़ाती है। ये जो परिभाषा है ये UN के 1995 में जो सामाजिक विकास का एक कार्यक्रम का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसके हिसाब से ये परिभाषा है। जब भी आपको नितांत गरीबी के लिखने के बारे में आए तो आप यहाँ से ये परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम अब अगले लेक्चर में जहां हम बेरोज़गारी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।